हेलो स्टूडेंट्स, पढ़ो चाहे जहाँ, प्रैक्टिस करो यहाँ। इसी को लेकर आगे बढ़ते हुए आज हम नया टॉपिक लेकर चल रहे हैं, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। ये चैप्टर एसएचएम जो चल रहा है हमारा, उसी चैप्टर का एक टॉपिक है। ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, बेसिकली हमारे पास किसी भी टाइप का सिस्टम हो जो एसएचएम कर सकता है। जो एसएचएम कर सकता है वो किसी भी टाइप का सिस्टम, जैसे फॉर एग्जांपल आप देखते जाइए, इसमें ज़रा एक स्प्रिंग है, ठीक, उसके साथ आपने कोई मास अटैच कर दिया m, उसको आप थोड़ा सा आगे खिसका कर छोड़ दीजिए तो वो इस तरह से अपने आप को रिपीट करेगा। ठीक है, देखो जैसे जैसे पेन चल रहा है वैसे वैसे देखिए उस तरह से अपने आप को रिपीट करेगा। फिर दोबारा दिखा देता हूँ, वो बार बार ऐसे चलेगा, वो अपने आप को रिपीट करता हुआ चलेगा इस तरह से। पहले आगे जाएगा, फिर पीछे आएगा, फिर पीछे जाएगा, फिर वहीं आएगा, अपने आप को ऐसे रिपीट करता हुआ चलेगा। तो ये क्या कर रहा है, ये एसएचएम कर रहा है। एसएचएम करेगा तो इसको एक पूरा राउंड लगाने में जितना टाइम लगता है उसको हम टाइम पीरियड बोलते थे। टाइम पीरियड, टाइम पीरियड। देखो टाइम पीरियड को हम कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों। और ये ही नहीं, इस तरीके के बहुत सारे सिस्टम हैं जिनमें हम टाइम पीरियड को कैलकुलेट करते हैं। अब देखो टाइम पीरियड कैलकुलेट करने का ना, मैं आपको जो फंडा बताने वाला हूँ, जो आपको टेक्निक बताने वाला हूँ, उसमें कुछ स्टेप्स हैं। वो स्टेप्स कवर करने के बाद आप हर तरीके के सिस्टम का टाइम पीरियड कैलकुलेट कर सकते हैं। आज हमें प्रैक्टिस करनी है इन्हीं स्टेप्स की, और इस तरीके के बहुत सारे सवाल लगाएंगे ताकि हमको एकदम परफेक्टली समझ में आए कि हमें किसी भी सिस्टम का टाइम पीरियड किस तरह से कैलकुलेट करना है बच्चों। ठीक है, तो हाउ टू कैलकुलेट टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड कैलकुलेट करने के लिए कुछ स्टेप्स लिखवा रहा हूँ मैं आपको। आपको ये तो पता ही है कि हम इन वीडियोस में क्या कर रहे हैं। इन वीडियोस में हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। मैं आपको थ्योरी नहीं पढ़ाता हूँ, मैं सिर्फ थोड़ा सा फॉर्मूला बता देता हूँ आपको। लेकिन जहाँ पे भी आप पढ़ रहे हैं, जिस भी कोचिंग में, इंस्टीट्यूट में, जहाँ पर भी आप पढ़ रहे हैं, वहाँ से उस टॉपिक को पढ़ने के बाद आप यहाँ पे आके उसके इतने क्वेश्चन मैं आपको लगवा देता हूँ ताकि आपका वो टॉपिक बढ़िया तरीके से कवर हो जाए, चाहे वो नीट या जेईई मेन दोनों में से किसी का भी आप तैयारी कर रहे हो। ठीक है, नीट की या जेईई मेन की, किसी की भी तैयारी आप कर रहे हो। तो आज हमारा ऐसी में टॉपिक है टाइम पीरियड। किसी भी एसएचएम करते हुए सिस्टम का टाइम पीरियड कैसे कैलकुलेट करना है ये हमें सीखना है। तो हमें 4 स्टेप्स फॉलो करने हैं। पहला स्टेप है बच्चों, स्टेप 1। जिस भी सिस्टम का आप टाइम पीरियड कैलकुलेट करना चाहते हैं, सबसे पहला काम है उस सिस्टम पर लगे हुए जो मास है, जो एसएचएम कर रहा है, उस मास को डिस्प्लेस कर देना है एक्स डिस्टेंस तक। ठीक है, तो पहला स्टेप है डिस्प्लेस द पार्टिकल थ्रू डिस्टेंस। एक स्मॉल डिस्टेंस है, ये बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं होती, स्मॉल डिस्टेंस, स्मॉल है ये, थ्रू डिस्टेंस एक्स। ठीक है, एक्स डिस्टेंस तक उसको डिस्प्लेस कर देना है। अच्छा, ये एक्स डिस्टेंस डिस्प्लेस करना है, ये उन पार्टिकल्स के साथ करना है जो लीनियर एसएचएम कर रहे हैं। देखो मैं फिर से बता रहा हूँ, आप सब कुछ पढ़ चुके होंगे अपने कोचिंग में, ये टॉपिक आप पढ़ चुके होंगे। एसएचएम 2 टाइप का होता है, लीनियर एसएचएम और एंगुलर एसएचएम। अच्छा, जो एंगुलर एसएचएम होते हैं उनको आपको डिस्प्लेसमेंट देना होता है थीटा या फिर थीटा। मैं साइड में लिख देता हूँ। तो मैंने पहला स्टेप लिखा है डिस्प्लेस द पार्टिकल थ्रू डिस्टेंस स्मॉल एक्स, और जो एंगुलर एसएचएम कर रहे हैं उनके लिए एंगल थीटा। ये थीटा एंगल है, या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हो आप, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है बच्चों, तो हम यहाँ से सीधी सी बात ये कह रहे हैं कि पहला स्टेप है कि जिस भी सिस्टम का आप टाइम पीरियड कैलकुलेट करने जा रहे हैं उस सिस्टम को आप पहले डिस्प्लेसमेंट दे दीजिए एक्स। ठीक है, फिर स्टेप नंबर 2, डिस्प्लेसमेंट देने के बाद हमें वहाँ पे कैलकुलेट करना है कि उस सिस्टम को या उस पार्टिकल को कौन है
कौन सा फोर्स ऐसा है या कौन सा टॉर्क ऐसा है जो उसको वापस खींच रहा है मीन पोजीशन पे। तो फिर हमें कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट रीस्टोरिंग फोर्स। रीस्टोरिंग फोर्स से हमें कैलकुलेट करना है, उसको मैं एफ आर से रिप्रेजेंट करूंगा बच्चों। या फिर अगर एंगुलर आपके पास एस एच एम है तो उसमें रीस्टोरिंग टॉर्क कैलकुलेट करना पड़ेगा, टो आर, इसको टो आर कहेंगे। ठीक बच्चों, रीस्टोरिंग टॉर्क कैलकुलेट करने के बाद या रीस्टोरिंग फोर्स कैलकुलेट करने के बाद आपको फिर स्टेप नंबर 3 लगाना है। स्टेप नंबर 3 में हमें कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट रीस्टोरिंग एक्सेलरेशन या फिर रीस्टोरिंग एक्सेलरेशन को बच्चों आप ए आर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ए आर। या फिर अगर एंगुलर एक्सेलरेशन है देन रीस्टोरिंग एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा आर भी आप इसको कह सकते हैं। ठीक है बच्चों, स्टेप 3 होने के बाद स्टेप नंबर 4 में हम चलेंगे। स्टेप नंबर 4 में हम कैलकुलेट करेंगे या फिर एक फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है। ये 3 स्टेप होने के बाद एक फॉर्मूला अप्लाई करना है, अप्लाई, और वो है टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन के लिए। ठीक है, तो टाइम पीरियड कैसे कैलकुलेट करना है, T इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट x अपॉन ए आर का अंदर मोड कर देना है, क्योंकि अगर नेगेटिव भी है तो आपको पता है कि नेगेटिव उसके अंदर नहीं रह सकता है अंडर रूट के, तो इसलिए वहाँ पर मोड लगा देते हैं। तो आपको ये फॉर्मूला बच्चों ये है, बस आप ये समझ लीजिए, ये अपने आप में ज़बरदस्त फार्मूला है। ये वो फार्मूला है जो आपको हर तरीके के सिस्टम का टाइम पीरियड कैलकुलेट करके देगा। ठीक है, अब लीनियर एसएचएम के लिए तो ये लगाना है, लीनियर एसएचएम जितने भी टाइम पीरियड निकालने हैं लीनियर एसएचएम के, उनके लिए ये फार्मूला आपको कैलकुलेट करना, मतलब कैलकुलेट ये अप्लाई करना है। या फिर अगर एंगुलर एसएचएम है तो टाइम पीरियड निकालने के लिए आपको फार्मूला लगाना होता है T इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट एक्स। एक्स है डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पर एक्स डिस्प्लेसमेंट है, तो इस फार्मूले में थीटा आएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और यहाँ अपॉन में ए आर, ये है आपका रीस्टोरिंग एक्सेलरेशन, तो यहाँ आएगा अल्फा आर, रीस्टोरिंग एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक बच्चों, तो ये आप अपने कोचिंग में जहाँ पे भी आप पढ़ते हैं या मुझसे ही पढ़ते हैं तो आपको ये बता दिया गया होंगे। ये स्टेप्स 4 स्टेप्स लगाने के बाद ही आप इसका टाइम पीरियड, किसी भी सिस्टम का टाइम पीरियड कैलकुलेट कर पाएंगे। अब मैं इतने आपको क्वेश्चंस करा दूंगा कि आपको टाइम पीरियड निकालना बिल्कुल बच्चों का खेल लगेगा, आपको लगेगा कि कुछ नहीं है, बिल्कुल आसान है इसको करना। ठीक है, तो टाइम पीरियड निकालने के लिए हम बार बार यही 4 स्टेप्स यूज़ करने वाले हैं। बहुत सारे सवाल करेंगे तभी हमको चीज़ें समझ में। मैं फिर से याद दिला दूँ आपको, ये जो सीरीज है हमारी पढ़ो चाहे जहाँ, प्रैक्टिस करो यहाँ, इसका मतलब है कि आप चाहे किसी भी कोचिंग में, किसी भी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं, आपको यहाँ पर एकदम सेलेक्टेड क्वेश्चंस कराए जाते हैं। हर टॉपिक पे अलग क्वेश्चंस मिलेंगे, टॉपिक से मतलब टॉपिक वाइज। जैसे टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन का आज टॉपिक है तो आज उसी के हम क्वेश्चंस लगाएंगे, वो चाहे 10 क्वेश्चन हो, 15 क्वेश्चन हो, टॉपिक वाइज आपको इतना परफेक्ट तरीके से वो टॉपिक क्लियर होगा। क्योंकि देखो, टॉपिक क्लियर होता है सिर्फ कंसेप्चुअल थ्योरी से ही नहीं, टॉपिक क्लियर होता है आपको क्वेश्चंस करने से, क्वेश्चंस लगाने से। पुराने आए हुए क्वेश्चंस लगाएंगे और दूसरे क्वेश्चंस लगाएंगे, सेलेक्टेड अलग अलग बुक से क्वेश्चन उठाए हुए हैं मैंने, वो सब क्वेश्चंस हम यहाँ पे लगाते हुए चलेंगे। इतनी प्रैक्टिस कर लीजिए कि अगर आप अपने कोचिंग से पढ़ के आते हैं तो उस टॉपिक की वीडियो खोल लीजिए और साथ साथ क्वेश्चंस लगाने शुरू कीजिए। क्वेश्चंस को पहले पॉज करके अपने आप से कोशिश कीजिए, और फिर नहीं होता है तो वीडियो को आगे बढ़ाएं और उसको देखते जाएं। तो चलो शुरू करते हैं, आज का पहला सवाल लगाना शुरू करते हैं। तो पहला सवाल लिखने जा रहा हूँ बच्चों मैं। चलिए, पहली प्रॉब्लम बच्चों मैंने आपके सामने लिख दी है, इसका सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन,
देखो पहली प्रॉब्लम आपको सिंपल सी एक प्रॉब्लम दी हुई है, कैलकुलेट द टाइम पीरियड ऑफ स्प्रिंग मास सिस्टम। एक स्प्रिंग और मास का सिस्टम है। देखो ये जो इसमें स्प्रिंग दिया हुआ है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट के दिया हुआ है आपको, इससे जो मास अटैच है वो मास m दिया हुआ है आपको। ये जिस सरफेस पर रखा है ये सरफेस स्मूथ है, ठीक है। और स्प्रिंग जो है वो एक लाइट स्प्रिंग है। लाइट का मतलब होता है उसमें मास नेग्लिजिबल है। मास जो है वो मासलेस कह सकते हो आप इसको। मासलेस कोई चीज़ नहीं होती है, लेकिन एक्चुअल में नहीं होती, लेकिन बस उसको कंसिडर किया जा सकता है। तो मासलेस एक ये स्प्रिंग है, या लाइट भी कह सकते हैं, वो लाइट स्प्रिंग है। ठीक बच्चों, लाइट स्प्रिंग दे रखा है आपको। चलो अब स्प्रिंग मास सिस्टम का इसका हमको SHM कैलकुलेट करना है, सॉरी टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है। SHM तो ये करेगा, टाइम पीरियड इसका कैलकुलेट करना है। चलो इसको एक मिनट। तो देखो स्टेप याद कीजिए। पहला स्टेप क्या था? पहला स्टेप, जो भी पार्टिकल SHM करेगा उस पार्टिकल को x डिस्टेंस तक खींचिए। देखो यहाँ पे खींच रहा हूँ मैं, इसको एरो लगाया मैंने, x डिस्टेंस तक m मास को खींचा तो ये आगे चला, यहाँ पहुँच गया। यहाँ पे पहुँचने के बाद उसको छोड़ दीजिए। पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। पहले स्टेप में यही है कि हमको उसको x डिस्टेंस तक खींचना है। x डिस्टेंस खींचने के बाद उसको छोड़ देना है। ठीक, छोड़ने के बाद जब आप उसको देखेंगे x डिस्टेंस खींचने के बाद, तो कोई फोर्स है उसको जो वापस लेके जा रहा है। आप खुद सोचिए, जब आप इस स्प्रिंग को खींचेंगे, राइट साइड में देखो खींच रहे हैं, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ आपको दोबारा से दिखाई देगा। देखो ये राइट साइड में हमने इधर खींचा इसको x डिस्टेंस तक और फिर छोड़ दिया, तो ये किस तरह से घूमेगा? ये पहले इधर जाएगा जहाँ से तो छोड़ा ही है आपने, फिर वापस जाएगा, फिर इधर जाएगा, फिर वापस जाएगा, फिर इधर जाएगा, फिर वापस जाएगा। इस तरीके से आपको दिखाई देगा। ये मैं हटा देता हूँ। तो ये पहले राइट साइड में खींच के आपने छोड़ा है, तो ये फिर वापस जाएगा और इस पॉइंट के दोनों तरफ ऐसे इस तरह से करेगा। जैसे ये पार्टिकल ये बीच में पॉइंट है और यहाँ पे ये मास m है, ये पहले आगे जाएगा, फिर वापस आएगा, फिर वापस आएगा, फिर इधर जाएगा, फिर वापस आएगा। इस तरीके से चलता रहेगा। तो इसको SHM बोल रहे हैं, ये SHM कर रहा है। इसका टाइम पीरियड क्या है? तो टाइम पीरियड निकालने के लिए पहला स्टेप लगाया हमने। तो पहला स्टेप हमारा क्या था? पहला स्टेप था हमारा कि हमने इसको x डिस्टेंस तक खींचा, लगा दिया हमने। इसके बाद इसे देखो, इसको वापस लेके कौन जा रहा है? ध्यान से सोचो, इसको वापस लेके जा रहा है, क्योंकि जब ये खिंच जाएगा इस तरीके से, तो देखो जरा स्प्रिंग की ये हालत होगी, ऐसे स्प्रिंग ऐसे बन जाएगा। यहाँ तक खिंच के, मान लीजिए यहाँ आ गया, यहाँ तक खिंच के, ये पहले यहाँ था m मास, पहले ये यहाँ था इस पॉइंट पे, O पॉइंट पे, ये रहा O पॉइंट कह लो, ये O पॉइंट पे था और उससे x डिस्टेंस तक आपने इसको खींच दिया। अब खींच के छोड़ो तो इसको वापस कौन ले जाएगा? देखो वापस कौन सा फोर्स इसको लेके जा रहा है? तो हमें पता है स्प्रिंग को जब हम x डिस्टेंस तक खींचते हैं तो स्प्रिंग के अंदर एक टेंशन क्रिएट होती है। तो इसके अंदर टेंशन इन स्प्रिंग, स्प्रिंग के अंदर जो टेंशन आएगी F, वो कितनी आती थी? -kx। माइनस यहाँ पे क्यों लगाया है? क्योंकि ये टेंशन जो होती थी वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट होती थी, इसलिए यहाँ माइनस लगा हुआ है। ज़रूरी नहीं है आप माइनस लेके चलिए, सिर्फ आप इस फोर्स की या इस टेंशन का मैग्नीट्यूड भी ले सकते हैं। अच्छा ध्यान दो, क्या ये टेंशन इसको वापस लेके जा रही है? तो ये टेंशन स्प्रिंग की जो है ये रीस्टोरिंग फोर्स का काम करेगी, इसी को आप FR कहोगे। देखो दूसरा स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। पहला स्टेप था x डिस्टेंस तक इसको खींचो राइट साइड या लेफ्ट साइड जिधर भी, और फिर छोड़ दो। दूसरा स्टेप था उसको वापस ले जाने वाला फोर्स कैलकुलेट करो कौन सा है। वापस ले जाने वाला फोर्स देखो ये निकल का आया, कलर चेंज करके दिखाता हूँ, ये निकल का आया आपका रीस्टोरिंग फोर्स। ये है हमारा सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप लगाने के बाद हमें कैलकुलेट करना है रीस्टोरिंग एक्सेलरेशन। रीस्टोरिंग एक्सेलरेशन क्या होता है?
ए आर भी आप इसको कह सकते हैं, ए आर। तो रीस्टोरिंग एक्सेलरेशन होता है रीस्टोरिंग फोर्स को उस मास से डिवाइड कर दो, क्योंकि ये मास यहाँ पे जो है, देखो आपको खुद पता होना चाहिए, फोर्स इधर लगा है, फोर्स देखो इधर लगा हुआ है एफ आर, तो इधर इसी डायरेक्शन में इसमें एक एक्सेलरेशन आएगा। अब न्यूटन के हिसाब से, न्यूटन के सेकंड लॉ के हिसाब से एक्सेलरेशन कैसे निकलता है, फोर्स अपॉन मास करके। तो रीस्टोरिंग एक्सेलरेशन हमने कैलकुलेट कर लिया, ये समझ लीजिए कितना आ गया, एफ आर की वैल्यू रख दी -kx और अपॉन में m, ये आ गया बच्चों रीस्टोरिंग एक्सेलरेशन की वैल्यू। अब देखो ये रीस्टोरिंग एक्सेलरेशन है, ये ए आर की वैल्यू आ गई, ऐसे समझ लीजिए। चलो ठीक है, अब हमारा तीसरा स्टेप भी कंप्लीट हो गया। ये था स्टेप 1, यहाँ पे जो हमने किया था ये था स्टेप 1। फिर यहाँ पे रिस्टोरिंग फोर्स निकालने के बाद लगाया स्टेप 2, और फिर यहाँ पे एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने के लिए लगाया स्टेप 3। रिस्टोरिंग फोर्स के बाद रिस्टोरिंग एक्सेलरेशन स्टेप 3 में हमने निकाला। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं, तीसरा के बाद फोर्थ स्टेप है हमारा टाइम पीरियड का। टाइम पीरियड का फॉर्मूला था 2 अंडर रूट में डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सेलरेशन और उसका मोड। अगर कहीं पे नेगेटिव आ भी रहा है तो उसे छोड़ देना है, मोड का मतलब ये है। तो 2 अंडर रूट एक्स जो कतु अपॉन में ए आर की वैल्यू ऊपर से रख दीजिए, -kx अपॉन m ये जो है ये ऊपर पहुंच जाएगा, x से x कट गया, और इस पे लगा दीजिए मोड का मतलब माइनस अगर है तो छोड़ दीजिए, तो माइनस इसमें जो आ रहा था वो हटा देते हैं, तो m अपॉन अंदर k रह जाएगा। तो यही स्प्रिंग और मास के जो सिस्टम बना है उसका टाइम पीरियड होता है m अपॉन k बच्चों, ये टाइम पीरियड है। ठीक है, तो आप इस तरीके से, ये तरीका बिल्कुल एकदम मस्त है, आपको बिल्कुल भी कहीं दिक्कत नहीं होगी। स्प्रिंग मास सिस्टम हो, कोई भी सिस्टम हो दुनिया का, जो भी एसएचएम कर रहा है, उसमें यही 4 स्टेप आपको लगाने हैं। ये स्टेप नंबर 4 था। स्टेप नंबर 4 लगाने के बाद देखो टाइम पीरियड का आपका आंसर आ गया। अब चाहे जैसा सवाल हो आप उसको कर सकते हैं। अभी लिखता हूँ और सवाल लिखता हूँ, आसान से शुरुआत करेंगे, बढ़िया सवाल करेंगे, टेंशन मत लेना। आप अगर मेरे सेशन को ज्वाइन करते हैं तो इतनी प्रॉब्लम करा दूंगा, इतने क्वेश्चंस करा दूंगा कि बस कहोगे कि सर बहुत है, बस ज़्यादा हो गए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगले प्रॉब्लम लिखता हूँ जरा। चलिए बच्चों, प्रॉब्लम नंबर 2 आपके सामने जो मैंने लिखी है बिल्कुल सेम इसी टाइप की प्रॉब्लम है जो हम अभी करके आए हैं, लेकिन इसमें ज़रा ध्यान दीजिएगा। सॉल्यूशन लिखते हैं इसका। इसमें भी टाइम पीरियड हमें कैलकुलेट करना है, लेकिन इस बार स्प्रिंग जो है वो वर्टिकल है, मास उससे हैंगिंग है, हैंग हो रखा है। ठीक है, अगर इसको भी नीचे खींच के छोड़ दें तो क्या ये एसएचएम करेगा, ऊपर जाएगा नीचे आएगा, ऊपर जाएगा नीचे आएगा, इस तरीके से ये लगातार ऊपर नीचे होता रहेगा। तो मतलब ये एसएचएम कर रहा है, साफ साफ देखने में लग रहा है कि ये एसएचएम कर रहा है। चलो स्टेप्स लगाते हैं इसमें भी, वही सेम। पहले स्टेप में सर हम उसको एक्स डिस्टेंस नीचे खिसका के छोड़ देते हैं, तो वो तो मैंने खिसका भी दिया है, देखो यहाँ से, ये देखो नीचे की तरफ हमने इसको खिसका दिया एक्स डिस्टेंस नीचे खिसकाने के बाद अब इसको देखो वापस कौन लेके जा रहा है। देखो अब यहाँ से एक थोड़ा सा मन में डाउट पैदा होता है। वो डाउट क्या है कि सर जब हमने इसको एक्स डिस्टेंस खींचा है तो इसमें कुछ तो स्प्रिंग पहले से खींचा हुआ था। देखो पहले से जो स्प्रिंग खींचा हुआ था वो उसके mg को बैलेंस करके रखा था। मतलब स्प्रिंग पहले से कैसे खींचा हुआ था सोच के देखो जरा। पहले से सिचुएशन कुछ ऐसी थी, ये स्प्रिंग थोड़ा अपने नेचुरल लेंथ से खींच के मास m को लगा रखा है। मास m में नीचे की तरफ इसका वेट mg और ऊपर की तरफ टेंशन t है। ये t पहले से खींचे हुए स्प्रिंग की वजह से है। तो पहले से खिंचाव मान लो इसके अंदर x0 है, तो इसमें टेंशन आ गई। पहले से जो टेंशन है एसएचएम करने से पहले, फिर बार बार बोल रहा हूँ मैं, एसएचएम करने से पहले इस स्प्रिंग के अंदर एक टेंशन है जो इसके mg को, इसके वेट को बैलेंस कर रही है। ठीक है, लेकिन ये जो टेंशन है, ये वाली देखो, मैं इसको फिर से लॉक कर देता हूँ, दिखाता हूँ आपको। ये वाली जो टेंशन जो पहले से है इसके अंदर,
ये टेंशन एसएचएम के लिए जिम्मेदार नहीं है, ये टेंशन तो एमजी को बैलेंस करके रखती है। ये बैलेंस है, फिलहाल ये बैलेंस है। इसमें जब आप इसको नीचे की तरफ एक्स डिस्टेंस और खींच देते हैं, पहले से खींचा हुआ है जो वो छोड़ो, एक्स डिस्टेंस एक्स्ट्रा खींच देते हैं, तो इसके अंदर की जो टेंशन है वो इंक्रीज हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। मतलब इसके अंदर एक एक्स्ट्रा टेंशन आ जाती है, एक्स्ट्रा टेंशन। ये एक्स्ट्रा जो टेंशन है ये इस मास m को एसएचएम कराने के लिए जिम्मेदार है। देखो मास m, mg ने पहले वाली टेंशन को बैलेंस कर रखा, छोड़ो उसको, जो बैलेंस है उसको छोड़ो, उसे देखो जो इसको वापस अब लेके जा रहा है। जब आपने इसको x डिस्टेंस नीचे खींचा, तो जब आपने इसको x डिस्टेंस नीचे खींचा, यहाँ तक पहुँच गया ये नीचे तक, तो अब इसको वापस जो टेंशन लेके जा रही है, वापस जो फोर्स लेके जा रहा है, उसको रीस्टोरिंग फोर्स बोलोगे आप। अब ये वाला जो रीस्टोरिंग फोर्स होगा ये किसके बराबर होगा? आपने x डिस्टेंस खींचा है तो सर ये फिर से वही माइनस के एक्स के बराबर होगा। पर पहले वाली टेंशन भी तो मैंने फिर से कहा कि पहले वाली टेंशन mg को बैलेंस कर चुकी थी, उसे छोड़ दो। पहले वाली टेंशन देखो, पहले वाली टेंशन ने mg को बैलेंस कर लिया था, पहले वाली टेंशन ने, ठीक है। तो पहले वाली टेंशन की कोई जरूरत नहीं है। पहले वाली टेंशन के बाद आने वाली टेंशन को देख रहे हैं हम, तो बाद में आने वाली टेंशन तो माइनस के एक्स आ गई। फिर से जब आपने उसको एक्स डिस्टेंस नीचे खींचा तो माइनस के एक्स उसको ऊपर लेके जाएगी, और यही जो रीस्टोरिंग फोर्स है इसको रीस्टोरिंग एक्सेलरेशन देगा। पहला स्टेप था एक्स डिस्टेंस खींचा, वो यहाँ हो गया। देखो दूसरा स्टेप, उसको वापस ले जाने वाला फोर्स ये हो गया यहाँ, मैं जहाँ पे देखो टिक कर रहा हूँ, ये हो गया यहाँ, रीस्टोरिंग फोर्स निकल आया। तीसरा स्टेप उसका रीस्टोरिंग एक्सेलरेशन, थोड़ा जल्दी जल्दी भी करेंगे। रीस्टोरिंग एक्सेलरेशन कितना आएगा? एफ आर अपॉन में मास m, बॉडी का मास m है या कहो ब्लॉक का मास m है, तो माइनस के एक्स और बटे में m। लो जी, रीस्टोरिंग एक्सेलरेशन आ गया। रीस्टोरिंग एक्सेलरेशन आने के बाद आप यहाँ से इसका टाइम पीरियड, फोर्थ स्टेप लगाओ। टाइम पीरियड कितना होगा? 2 पाई अंडर रूट x अपॉन ए आर का मोड, यही लगा देते हैं। 2 पाई अंडर रूट x अपॉन ए आर की जगह माइनस के एक्स और m ऊपर चला जाएगा और x से x कट गया, और मोड लगा दीजिए ताकि माइनस को हटाया जा सके, तो ये आ गया 2 पाई अंडर रूट m बाई के। तो ये तो वही आंसर है जो हमने पिछले क्वेश्चन में निकाला। तो बिल्कुल स्प्रिंग चाहे हॉरिजॉन्टल हो चाहे वर्टिकली हैंगिंग हो, वर्टिकली लटका हुआ हो, उस पर अगर मास m अटैच करके एसएचएम कराएंगे तो सेम यही टाइम पीरियड आएगा, t बराबर 2 पाई अंडर रूट m अपॉन, पीछे जाते हैं, m अपॉन के। ठीक है। अब आपको एक बात याद रखनी है, मैं आपको नोट करके थोड़ा सा बता दूं। अगर इस तरीके का सिस्टम है, ठीक है, ये बात अलग से ध्यान रखना, इस तरीके का सिस्टम है, ये अभी पहले सवाल में जो आपने किया, के स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग लाइट है, स्प्रिंग में कोई वेट नहीं है, किसी प्रकार का कोई मास नहीं है स्प्रिंग में, मास सिर्फ इस ब्लॉक के अंदर है m। इसका टाइम पीरियड कितना आया? 2 पाई अंडर रूट m अपॉन के। आया कि नहीं? ठीक है। ऐसे ही स्प्रिंग को अगर ऐसे हैंग कर दिया वर्टिकली तो भी इसका टाइम पीरियड यही होता है, सेम, t इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट m अपॉन के। ये याद रखना। ठीक। तीसरा पॉइंट है, अगर आप एक स्प्रिंग की जगह 2 स्प्रिंग लगा दें इस तरह से पैरेलल में, m मास, एक K1 एक K2, तो याद रखिएगा पैरेलल में जब 2 स्प्रिंग लगते हैं तो उसका जो टाइम पीरियड होता है 2 पाई अंडर रूट m अपॉन के की जगह k इक्विवेलेंट लेना है। इक्विवेलेंट का मतलब हुआ ये जो 2 स्प्रिंग है, इन 2 की जगह अगर एक यूज़ किया जाए तो उसका k इक्वल, तो पैरेलल के लिए याद रखो पैरेलल में k इक्विवेलेंट की वैल्यू K1 प्लस K2 होती है। तो इसका टाइम पीरियड कितना जाएगा? 2 पाई
पैरेलल में अंडर रूट m अपॉन k1 प्लस k2 बच्चों। ठीक है, अब ये टाइम पीरियड आ गया, दो स्प्रिंग पैरेलल में हो, चाहे हॉरिजॉन्टली रखे हों चाहे वर्टिकली लटके हुए हों, तो ये निकलेगा। अच्छा, अगर हमारे पास इस तरह से होते, मैंने फिर से कहा कि हॉरिजॉन्टली लगे हों, ऐसे लगे होते तो दो स्प्रिंग, या तीन होते, तीन भी हो सकते थे, m मास, तो सेम यही जो हमने यहाँ निकाला सेम यही काम करेगा। ठीक है, k इक्विवेलेंट। अच्छा, अगर स्प्रिंग्स जो हैं वो सीरीज में लगे हों, पैरेलल में लगे थे, इस बार सीरीज में लगे हों, तो सीरीज में जैसे एक का k1 दूसरे का k2, तो इनका टाइम पीरियड होता है 2 पाई अंडर रूट m अपॉन k इक्विवेलेंट। अब सीरीज में k इक्विवेलेंट की जो वैल्यू निकलती है वो इस फॉर्मूले से निकलती है जिस तरह से रेजिस्टेंस को पैरेलल में लगा के निकलती थी, 1/k1 प्लस 1/k2, k इक्विवेलेंट की वैल्यू इस तरीके से निकलेगी। यहाँ पे k इक्विवेलेंट की वैल्यू रख दीजिए, तो यहाँ पे इसका टाइम पीरियड आपका कैलकुलेट होकर बच्चों आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको अलग अलग स्प्रिंग के जितने भी सवाल हैं उनको कर सकते हैं। इसमें एक चीज़ और नोट करके याद रखना आप लोग, वैसे आगे अगर मैं प्रूफ करा सका इसको तो मैं इसको भी करा दूंगा, कहीं पे किसी क्वेश्चन बना के ले लेंगे इसको, कि स्प्रिंग में भी कभी मास होता है, नोट करके। चलो थोड़ा सा अलग उसमें लिख देते हैं, यहाँ को नीचे को लिखते हैं, नोट, अगर कहीं पर स्प्रिंग के अंदर भी मास है, इस तरीके से ये स्प्रिंग है, इससे लगा हुआ है मास m स्मॉल m, और स्प्रिंग का मास है m नॉट, इस तरीके से। तो अगर स्प्रिंग के अंदर भी मास है तो इसका जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है वो 2 पाई अंडर रूट m प्लस m नॉट बाई 3 अपॉन में k होता है। मतलब स्प्रिंग का मास भी यहाँ पे इंक्लूड होता है। ये इसको आगे कहीं पर क्वेश्चन में लेके आपको सॉल्व करा दूंगा। ठीक है, नहीं तो आप इसको डायरेक्टली भी याद रख सकते हैं। जेईई मेन और नीट वाले बच्चे इसको डायरेक्टली भी याद कर सकते हैं, इम्पोर्टेंट है, आ जाए कहीं पे तो। ठीक है, तो स्प्रिंग मास सिस्टम को कैसे टाइम पीरियड कैलकुलेट करते हैं मैंने आपको बताया। मैंने कहा कि यही कोई ज़रूरी नहीं है, इसमें बहुत तरीके के सवाल बन सकते हैं। आगे का सवाल लिखते हैं तो आपको थोड़ा आइडिया लगेगा, देखो क्या सवाल बन सकते हैं इस पर। चलिए, प्रॉब्लम नंबर 3 मैंने आपके सामने एक बुक से उठाई है। ठीक है, जरा ये थर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं बच्चों। आपके सामने मैं बढ़िया से बढ़िया प्रॉब्लम लेके आऊँगा। ठीक है, बढ़िया एकदम, आपको भी मज़ा आए प्रॉब्लम सॉल्व करने में। शुरुआत में थोड़ी बेसिक प्रॉब्लम हो सकती है, फिर उसके बाद अच्छी अच्छी प्रॉब्लम करेंगे। चलो, ये 3 सिस्टम आपको दिए हुए हैं इसमें। इन द फॉलोइंग अरेंजमेंट ब्लॉक इज स्लाइटली डिस्प्लेस्ड वर्टिकली डाउन फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजिशन एंड रिलीज्ड। फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ वर्टिकल ऑसिलेशंस, देन द पुली इज लाइट। पुली में कोई, ये समझ लीजिए, पुली में कोई मास नहीं है, वो मासलेस है। स्प्रिंग में कोई मास नहीं है, वो भी मासलेस है। तो पहले वाले अरेंजमेंट को देखें तो अगर हम इस पे स्टेप्स लगाते चलें, देखो अगर हम इसको m मास को थोड़ा सा नीचे खिसकाएं इस तरीके से, तो m मास x डिस्टेंस नीचे खिसकाने के बाद, x डिस्टेंस नीचे खिसकाने के बाद यहाँ आ जाएगा। तो ठीक है, ये m मास खींचते ही क्या ये स्प्रिंग जो है, देखो ये स्प्रिंग, इसकी लेंथ बढ़ जाएगी। कितनी लेंथ बढ़ जाएगी इसकी? x लेंथ बढ़ जाएगी। तो एक बात सोचो, स्प्रिंग के अंदर टेंशन आ जाएगी, स्प्रिंग के अंदर टेंशन आ जाएगी यहाँ। ठीक है, वो कितनी आएगी? -kx। यही टेंशन पूरी रस्सी से इधर से होते हुए यहाँ तक पहुँचेगी, तो यही टेंशन आपको इधर भी दिखाई देगी, -kx। चेक करो ज़रा, -kx टेंशन यहाँ पे भी दिखाई देगी आपको। अब जब आप इसको m मास को नीचे खींच रहे हैं तो m मास पे वापस जाने के लिए एक टेंशन लग गई -kx। ठीक है, अब ये टेंशन इसको वापस लेके जाएगी। सर mg भी तो लग रहा है, वो mg जो है वो पहली वाली टेंशन से बैलेंस था, उसे नहीं लेंगे।
ये वो टेंशन है जो इसको ऊपर वापस ले जाने के लिए जिम्मेदार है। जब आप इसको x डिस्टेंस नीचे खींचते हैं, x डिस्टेंस नीचे खींचने के बाद इसको वापस ऊपर ले जाने के लिए ये टेंशन जिम्मेदार है। तो अब यहाँ से रीस्टोरिंग एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। रीस्टोरिंग एक्सेलरेशन होता है रीस्टोरिंग फोर्स अपॉन में मास। अब यही टेंशन ही तो रीस्टोरिंग फोर्स है, ये टेंशन। तो ये कितनी है, माइनस का kx अपॉन में मास m। तो ये तो वही आपकी माइनस kx अपॉन m AR आ गया। अब टाइम पीरियड का फॉर्मूला लगा दीजिए। तो ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला लगाएंगे, ये टेंशन को भी t कह रहा हूँ मैं, टाइम पीरियड को t डैश कह देते हैं। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला हो जाएगा 2π√x अपॉन में AR। इस पे लगा देते हैं मोड। मोड का मतलब है माइनस होगा तो हटा देंगे। तो ये टेंशन, ये जो टाइम पीरियड आ गया 2π√x बटे में AR। AR की वैल्यू वही माइनस kx अपॉन m, और इस पे पूरे पे मोड। m ऊपर चला जाएगा, x से x कट जाएगा, तो ये सॉल्व करके वही आ रहा है 2π माइनस ख़त्म, तो m अपॉन k। अब आप कहोगे सर सारे सिस्टम जितने भी स्प्रिंग वाले हैं सबका टाइम पीरियड यही आएगा क्या, 2π√m बटे के? ऐसा कुछ नहीं है मेरे बच्चों। ये क्वेश्चन ऐसा था कि इसका आंसर यही आना था। क्वेश्चन बदलेगा तो आंसर भी बदलेंगे, ठीक है? हर जगह नहीं आएगा ये। आपको तो अपने 4 स्टेप लगाने हैं, जो 4 स्टेप मैंने आपको बताए। तो ये था हमारा ए डायग्राम का सॉल्यूशन। अब बात करेंगे बी डायग्राम की। बी डायग्राम के अंदर देखो क्या हो रहा है। जब हम इसको x डिस्टेंस नीचे खींच रहे हैं, x डिस्टेंस नीचे, पहला स्टेप यही है ना, x डिस्टेंस नीचे खींचो, m मास को खींचा, तो ये रस्सी इधर से देखो, राइट साइड से ये रस्सी x बढ़ जाएगी, इधर से ये रस्सी x इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है ना। ये लेंथ जो है रस्सी की, देखो राइट साइड में जो ये रस्सी है ये वाली, ये जिसको मैं मार्क कर रहा हूँ, ये कितना बढ़ जाएगी आपकी, x बढ़ जाएगी इधर से लेंथ। अब सोच के बताओ, ये x लेंथ जो बढ़ी है उसकी वजह से ये पुली नीचे आएगी, पुली नीचे आएगी कि नहीं, कितना आएगी, x/2। अब यही समझने की बात है बच्चों, ये x/2 कैसे है। एक बात, चलो मैं इसको भी आपको इधर साइड में डायग्राम बना के दिखाता हूँ। मान लो ये पुली है, ठीक है, ये पुली के ऊपर से रस्सी ऐसे होके जा रही है दोनों तरफ से। अगर ये पुली नीचे आ जाए, मान लो ये पुली नीचे खिसक जाए इतना, देखो यहाँ आ गई ये पुली, ये आ गई यहाँ नीचे, तो देखो इधर से इतनी रस्सी जिस पे मैंने मार्क किया और ये वाली रस्सी, ये फ्री हो जाएगी। अगर पुली आपकी 1 मीटर नीचे खिसकी, देखो ये पुली का जो सेंटर है वो 1 मीटर नीचे खिसका, 1 मीटर, तो रस्सी लेफ्ट साइड से 1 मीटर रस्सी और राइट साइड से 1 मीटर रस्सी फ्री हो जाएगी। तो टोटल कितनी रस्सी फ्री हो गई, 2 मीटर, 1 + 1 1 + 1 2 मीटर रस्सी हमारी फ्री हो गई दोनों तरफ से। तो वो रस्सी मान लो इधर से तो वो बंधी हुई है और इधर से ब्लॉक लगा हुआ है राइट साइड में, तो होगा क्या, वो रस्सी 1 मीटर इधर से फ्री हुई, 1 मीटर इधर से रस्सी फ्री हुई, तो ये ब्लॉक कितने मीटर नीचे खिसक जाएगा, 2 मीटर, 2 मीटर नीचे खिसक जाएगा। ये बात समझने की है। तो इसका मतलब तो ये हुआ इस सिस्टम के अंदर, इस सिस्टम पे वापस आते हैं। इस सिस्टम को अगर हम m मास को x डिस्टेंस नीचे खींच रहे हैं तो पुली आधा डिस्टेंस मतलब x/2 डिस्टेंस नीचे आ रही है, क्योंकि x/2 इधर से रस्सी फ्री होगी लेफ्ट साइड से, x/2 इधर से रस्सी फ्री होगी, तब जाके वो ब्लॉक x डिस्टेंस नीचे खिसकेगा। तो ये पुली जो कितना नीचे आई, x/2। तो इसका मतलब स्प्रिंग में जो टेंशन आएगी, टेंशन वो x/2 की वजह से आएगी। सोचो, स्प्रिंग में जो टेंशन आएगी बच्चों वो किसकी वजह से आएगी, x/2 की वजह से। कितनी आएगी, तो स्प्रिंग के अंदर की जो टेंशन होगी T, वो होती है kx। अब k और इनटू में x की जगह x/2, तो ये स्प्रिंग के अंदर टेंशन आ जाएगी। तो ये जो स्प्रिंग यहाँ लगा हुआ है, देखो ध्यान दो, मैं यहाँ डायग्राम बना देता हूँ। ये जो स्प्रिंग यहाँ लगा हुआ है ये वाला,
ये इसमें टेंशन कितनी आई, टी बराबर माइनस का के एक्स बाई टू। अब देखो मैं माइनस बार बार नहीं लूँगा, माइनस मैं छोड़ देता हूँ, हटाता हूँ। माइनस का मतलब सिर्फ उसकी ये डायरेक्शन है कि टेंशन डिस्प्लेसमेंट के हमेशा अपोजिट होती है। तो इसको लिखूंगा मैं के इंटू एक्स बाई टू। ये स्प्रिंग के अंदर टेंशन आ गई। अब देखो हमें हमें जो देखना है, मैं फिर से बता रहा हूँ, आपने ब्लॉक को एम मास को नीचे खींचा था एक्स डिस्टेंस, अब उसे वापस ले जाने वाली टेंशन देखनी है आपको। तो इसे, ये जो ब्लॉक है, देखो मैं कलर चेंज करके आपको दिखाता हूँ कौन सा ब्लॉक, ये वाला, ये जो आपने एक्स डिस्टेंस नीचे खींचा था, ये वाला रेड कलर में, इसको वापस ले जाने वाला फोर्स हमें निकालना है। तो वो फोर्स कौन सा है, रस्सी में आने वाली टेंशन। इधर बना देता हूँ एक डायग्राम और। इसमें ऊपर स्प्रिंग में टेंशन आ चुकी है टी, उसकी वैल्यू कितनी है, के एक्स बाई टू। इधर ये रस्सी बंधी हुई है, इधर आपने जो ये ब्लॉक लगाया था, इस पे ऊपर की तरफ फोर्स आएगा जो इसको वापस लेके जाएगा एफ। क्या ये फोर्स, फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ पुली का, ऊपर टेंशन टी, इधर लगा हुआ है ये फोर्स एफ, इधर भी लगा हुआ है ये फोर्स एफ। पूरी रस्सी में तो एक ही फोर्स है ना, फोर्स कह लो इसको, टेंशन कह लो। तो ये जो टी है ऊपर वाला, क्या ये फोर्स एफ और एफ नीचे वाले दो एफ को बैलेंस कर रहा है, मतलब टी इक्वल्स टू टू एफ बैलेंस कर रहा है इनको। बिल्कुल ठीक बात। रस्सी में टेंशन दोनों तरफ लगती है, ऊपर की तरफ ब्लॉक की तरफ से देखो तो ऊपर की तरफ लग रही है, और पुली की तरफ से देखो तो नीचे की तरफ लग रही है। ठीक है, तो ये जो टेंशन है ऊपर जो स्प्रिंग में आई थी, वो टेंशन इस रस्सी में फोर्स जनरेट कर रही है, या इस रस्सी के अंदर दूसरी टेंशन जनरेट कर रही है। यही तो रीस्टोरिंग फोर्स है हमारा, यही तो इसको वापस लेके जाएगा, इस ब्लॉक को वापस कौन सा लेके जाएगा, ये जो रस्सी के अंदर, ये रस्सी थी ना जो, इस रस्सी के अंदर जो फोर्स आएगा ये इसको वापस लेके जाएगा एफ आर। तो एफ आर इसको वापस ले जाएगा, तो यहाँ से एफ आर की वैल्यू निकालें, तो एफ आर की वैल्यू आ गई टेंशन बटे टू, इस टू को अपॉन में ले जाओ यहाँ। अब ये टेंशन कितनी थी पहले से, के एक्स बाई टू, के एक्स बाई टू अपॉन में टू, तो एफ आर की वैल्यू आ गई बच्चों के एक्स अपॉन फोर। लो जी, ये रिस्टोरिंग फोर्स आ गया। पहला स्टेप था एक्स डिस्टेंस तक ब्लॉक को खींच लीजिए, पहला स्टेप था एक्स डिस्टेंस तक रस्सी को खींच दीजिए, वो कर दिया था हमने यहाँ पे। फिर दूसरा स्टेप था हमारा रिस्टोरिंग फोर्स निकाल लीजिए, देखो ये कैलकुलेट कर लिया हमने। तीसरा स्टेप लगाते हैं, इसको वापस खींचने वाला एक्सेलरेशन लगाइए। तो कैलकुलेट करते हैं एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन कितना होता था, वो होता था रिस्टोरिंग फोर्स अपॉन मास। रिस्टोरिंग फोर्स के एक्स अपॉन फोर अपॉन में मास एम। तो रिस्टोरिंग एक्सेलरेशन ए आर आ चुका है के एक्स अपॉन फोर एम। लो जी, ये रिस्टोरिंग एक्सेलरेशन आ गया। रिस्टोरिंग एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने के बाद आप टाइम पीरियड का फॉर्मूला यहाँ पे लगा देता हूँ इधर को, तो टाइम पीरियड आ जाएगा टू पाई अंडर रूट एक्स अपॉन में ए आर। देखो माइनस हम पहले ही छोड़ दिए थे तो मोड लगाने की जरूरत नहीं। तो ये कितना आ गया, टू पाई अंडर रूट एक्स बटे ए आर की वैल्यू के एक्स बटे फोर एम ऊपर चला जाएगा, तो ये एक्स से एक्स कट गया। टी की वैल्यू आ गई टू पाई अंडर रूट में फोर एम बटे में के। ये आ चुका है हमारे पास टाइम पीरियड। ठीक बच्चों, देखो ये अलग आया है अपॉन के से, अब तक वही आ रहा था लेकिन ये अलग है बच्चों। तो ये सेकंड वाले का जो आंसर है हमारा, सेकंड वाले का इसका, तो इसका टाइम पीरियड आ गया टी इक्वल्स टू टू पाई अंडर रूट एम अपॉन फोर एम अपॉन के, अंडर रूट में फोर एम अपॉन के। ठीक, तो देखो अलग आया है, तो हर किसी का अलग अलग आ सकता है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि वो स्प्रिंग मास सिस्टम है तो एक जैसे ही होगा, अलग तरीके से बना हो सकता है वो। आपको यही चार स्टेप लगाने हैं, बार बार यही चार स्टेप लगा के तब आपको सवाल को करना है। चलो सी पे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। सी का एक बार फिगर भी देख लेते हैं। अच्छा ये है, ठीक है, चलो फिगर दोबारा से बना के सॉल्व करते हैं इसको। अब आते हैं सी पार्ट। ये था हमारा
एक पुली थी, एक बार दोबारा देख लेते हैं। हाँ ठीक है, इसमें हमारे पास एक दिया हुआ है, यहाँ से ऐसे रस्सी लगी हुई है, फिर एक पुली है, पुली और रस्सी के बीच में यहाँ एक स्प्रिंग लगा हुआ है और इससे एम मास लगा हुआ है। चलो जी सोचते हैं अब इसको कि इसका स्प्रिंग कांस्टेंट है बच्चों। चलो यहाँ से अगर मैं पहला स्टेप लगाऊं तो इसको x डिस्टेंस नीचे खींचता हूँ, ये ब्लॉक यहाँ पहुँच जाता है नीचे, ठीक है। तो ये वापस जाएगा, वापस तो फोर्स से ही जाएगा, तो इसका मतलब एक फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ। वो फोर्स कहाँ से आएगा तो उसको देखते हैं ज़रा। वो फोर्स आएगा यहाँ पे, जो ये फोर्स लगेगा अभी तक ऊपर की तरफ जो ये लग रहा है, ये वाला फोर्स, ये खींचने के बाद लगेगा। तो ये जो फोर्स आएगा, ये फोर्स ही इसको वापस लेके जाएगा, रिस्टोरिंग फोर्स। अब ये कहाँ से निकलेगा, एक बात सोचो, आपने एम मास को नीचे खींचा एक्स डिस्टेंस, तो ये पुली जो है वो देखो यहाँ थी, लेकिन यहाँ से पुली का सेंटर नीचे खिंच गया। पुली भी तो देखो यहाँ आ गई, देखो मैं इसको डॉटेड करके बना देता हूँ, ये पुली यहाँ आ गई, इसका सेंटर यहाँ आ गया एक्स डिस्टेंस। जब पुली नीचे आई तो रस्सी इधर से बढ़ गई और इधर से बढ़ गई। कितनी बढ़ी सोच के बताओ। एक्स सेंटर इसका एक्स नीचे आया तो एक्स रस्सी इधर से बढ़ गई, एक्स रस्सी राइट साइड से बढ़ गई। वो रस्सी कहाँ से आई, रस्सी थोड़ा ही ना बढ़ गई, ये वाली रस्सी बढ़ थोड़ा ही ना गई, ये कहाँ से आई, ये स्प्रिंग खिंच गया। तो स्प्रिंग के अंदर जो खिंचाव आया है, स्प्रिंग के अंदर जो एलोंगेशन आई है, इसकी एलोंगेशन, एलोंगेशन का मतलब स्प्रिंग खिंचा। आपको कुछ ऐसी सिचुएशन नजर आएगी, देखो दिखाता हूँ। ये पुली थोड़ा नीचे चली गई, यहाँ हो गई, और स्प्रिंग की हालत ऐसी हो रखी होगी, स्प्रिंग ऐसे हो रखा होगा, ऐसे खिंच गया, क्योंकि वो क्यों एक्स। अब ये पुली यहाँ थी, सेंटर इसका, और यहाँ से यहाँ नीचे गई, यहाँ पे पहुँच गई, तो ये स्प्रिंग में खिंचाव आ गया। कितना आया, अब देखो पुली का सेंटर एक्स डिस्टेंस नीचे गया तो रस्सी इधर से भी एक्स बढ़ गई, लेफ्ट साइड से देखो दिखाता हूँ, ये बन गई, लेफ्ट साइड से रस्सी बढ़ गई एक्स, और एक्स साइड से इधर रस्सी बढ़ गई इधर से। तो ये कहाँ से आई दोनों, एक्स और एक्स, 2x, टोटल रस्सी में जो खिंचाव आया वो 2x आया। तो वो कहाँ से आया, वो स्प्रिंग में खिंचाव आ गया। देखो ये स्प्रिंग है, इसकी हालत ऐसी हो चुकी है इसकी, तो स्प्रिंग में टोटल कितनी एलोंगेशन है, वो 2x के बराबर है। तो स्प्रिंग के अंदर की एलोंगेशन, स्प्रिंग के अंदर का जो खिंचाव आ चुका है वो 2x आ चुका है। चलो 2x आ चुका है तो स्प्रिंग के अंदर की एक टेंशन आ गई, वो टेंशन कितनी आ गई, वो होती है kx, x की जगह यहाँ पर 2x, क्योंकि इसके अंदर का टोटल खिंचाव कितना है 2x। तो स्प्रिंग के अंदर टेंशन आ चुकी है बच्चों 2kx। अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं पुली का। तो पुली पे नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है, जो ये यहाँ पे लग रहा था मास में, ये मास लगा हुआ था यहाँ पे m। तो रस्सी में, जब भी किसी रस्सी में, जैसे रस्सी ऐसे वर्टिकल है तो उसमें टेंशन दोनों तरफ होती है, ऐसे बनाते हैं हम उसको। टेंशन ऊपर से देखो नीचे की तरफ, तो नीचे से देखो ऊपर की तरफ। तो ऐसे ही यहाँ पे इस रस्सी में, ये जो रस्सी है, इसको दिखाते हैं आपको कलर चेंज करके, ये वाली रस्सी, ये रस्सी जो है इसमें नीचे की तरफ टेंशन होगी कितनी, FR, और यही टेंशन ऊपर की तरफ भी होगी FR। यही FR इस ब्लॉक को, इस मास m को ऊपर ले जाएगा AR एक्सेलरेशन के साथ। अब ये FR अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाए पुली का, तो पुली में इधर टेंशन T, ये T हम निकाल चुके, ये रहा, इधर भी टेंशन T, और ये बैलेंस है किसके साथ, FR के साथ। तो ये FR की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई बच्चों, 2T। अब 2T की वैल्यू यहाँ से उठा के रख दो, देखो ये रख दी वैल्यू यहाँ से T की, तो ये वैल्यू कितनी है 2kx, तो ये टोटल हो गई FR की वैल्यू 4kx। ये 4kx निकालने के बाद, FR निकालने के बाद दूसरा स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से AR निकाल लीजिए, AR होता है फोर्स अपॉन मास, तो 4kx बटे में मास m, ये AR की वैल्यू हो गई। बस फोर्थ स्टेप। अब निकालते हैं यहाँ से टाइम पीरियड T डैश।
2π√x बटे में AR। 2π√x, x की वैल्यू x ही है, AR की वैल्यू कितनी आ गई 4kx बटे m पहुंच गया ऊपर, x से x कट गया, आंसर आ चुका है t डैश बराबर 2π√m/4k। ये तरीका बच्चों आपको ज़बरदस्त लगेगा जब आप इससे हर तरीके का सवाल करना चाहोगे और वो हो जाएगा, तो इसलिए आपको ये ज़बरदस्त लगना ही लगना है। ठीक है, तो ये कि देखो 3 सिस्टम थे, तीनों अलग अलग तरीके के थे, तीनों का अलग अलग ही आंसर आया। ठीक, पर करना ऐसे ही है, जो तरीका मैंने बताया आपको करना इसी तरीके से है कि उसका टाइम पीरियड निकालने के लिए आपको ये 4 स्टेप यूज़ करने हैं बार बार। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, तो यही 4 स्टेप लगा के हम किसी भी सवाल को कर सकते हैं। एक सवाल और लिखते हैं। चलिए बच्चों, नेक्स्ट प्रॉब्लम हमने लिख ली है, प्रॉब्लम नंबर 4। ये CBSE PMT 2006 में भी आया हुआ है। चलो ज़रा इसका सॉल्यूशन देखते हैं, ये क्या कह रहे हैं और अपने तरीके से हम इसको कैसे करेंगे। एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक है ऑफ मास m एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A, ठीक है, फ्लोट्स इन ए लिक्विड। मान लीजिए ये लिक्विड है, इसके अंदर ये रेक्टेंगुलर ब्लॉक है, ओके, ये फ्लोट कर रहा है, मतलब इसके अंदर तैर रहा है। चलो ठीक है, इस टाइप का ये ब्लॉक है, इसके अंदर जो तैर रहा है, ठीक है। अब ये तो पानी भरा हुआ है नीचे, तो इसके अंदर ये तैर रहा है, ठीक है। अब यहाँ से इन्होंने कहा कि इसका मास m है, ओके, इसकी लिक्विड की डेंसिटी रो दे रखी है, ओके, और स्मॉल वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ऊपर से नीचे की तरफ दबा के इसको अगर छोड़ दें तो देखो सिंपल सी बात है, आप इस ब्लॉक को ऊपर से नीचे की तरफ दबा के छोड़ेंगे तो देखो ये ऊपर नीचे SHM करेगा, SHM करेगा कि नहीं। अब ये SHM करेगा तो आपको बताना है इसका जो टाइम पीरियड है वो किसके प्रोपोर्शनल, इनमें से 4 ऑप्शन आपके पास हैं, इनमें से किसके प्रोपोर्शनल वो है। चलो एक काम करते हैं, हम इसे अपने तरीके से करेंगे। तरीका ये है, किसी का भी टाइम पीरियड जब हमें निकालना होता है तो हम पहले उसको x डिस्टेंस तक खींचते हैं। तो मान लीजिए हमने इसको x डिस्टेंस नीचे तक खींचा, कलर चेंज कर लेते हैं, ये देखो ये नीचे तक यहाँ तक खींचा x डिस्टेंस, ये यहाँ आ गया x डिस्टेंस, हमने इसको यहाँ से खींच दिया, ये x है ये। और ये फिर अब नीचे आने के बाद अब इस पे ऊपर की तरफ अपथ्रस्ट लगेगा। अपथ्रस्ट तो पहले भी लग रहा था लेकिन वो उसके वेट को बैलेंस कर रहा था। ये इतना पोर्शन जो ये देखो ग्रीन कलर से मैंने बनाया है, ये इतना पोर्शन जो एक्स्ट्रा अब पानी में गया है, लिक्विड में गया है, ये एक्स्ट्रा पोर्शन है ये वाला। इस एक्स्ट्रा पोर्शन पे जो अपथ्रस्ट लगेगा वही तो इसको ऊपर लेके जाएगा। इस एक्स्ट्रा पोर्शन पे एक अपथ्रस्ट लगेगा, F अपथ्रस्ट। आर्किमिडीज के हिसाब से इस अपथ्रस्ट की वैल्यू कितनी होगी, F अपथ्रस्ट की, वो होती है डूबा हुआ वॉल्यूम इसका सॉलिड का। तो ये डूबा हुआ वॉल्यूम कितना है, पहले से जो डूब रहा था वो नहीं, वो वाला अपथ्रस्ट तो mg को बैलेंस कर रहा था, उसे छोड़ दीजिए। ये वाला जो अपथ्रस्ट है, ये जो एक्स्ट्रा नीचे वाले पार्ट के डूबने की वजह से लगा है, नीचे वाला जो पार्ट है इसके डूबने की वजह से, तो इसका डूबा हुआ वॉल्यूम होता है एरिया इंटू लेंथ। तो एरिया इसका देखो ये एरिया A है, यहाँ ये जो एरिया है ये वाला ये A है, तो ये एरिया नीचे भी एरिया ये A ही होगा, और इंटू लेंथ कितनी है इसकी x, जितना आपने इसको एक्स्ट्रा डुबोया है। जो पहले से डूबा हुआ था वो तो mg को बैलेंस कर रहा था, उसकी वजह से लगने वाला अपथ्रस्ट mg को बैलेंस कर रहा था, लेकिन ये जो एक्स्ट्रा डुबोया है आपने, ये इस पर एक्स्ट्रा अपथ्रस्ट लगाएगा। वो अब एक्स्ट्रा अपथ्रस्ट की वैल्यू आर्किमिडीज का फॉर्मूला होता था वॉल्यूम, तो वॉल्यूम लिखनी है आपने एरिया इंटू लेंथ, इंटू में लिक्विड की डेंसिटी रो दे रखी है, और इंटू में g। तो ये आ गया हमारे पास अपथ्रस्ट जो इसको ऊपर लेके जाएगा। क्या यही रीस्टोरिंग फोर्स है? बिल्कुल, यही रीस्टोरिंग फोर्स का काम करेगा Fr। तो ये है Ax रो g। चलो जी, ये रीस्टोरिंग फोर्स का काम कर रहा है। इससे निकाल लो रीस्टोरिंग एक्सेलरेशन, वो आएगा फोर्स
अपॉन में मास, तो ए एक्स रो जी अपॉन में मास आ गया एम। अब यहाँ से टाइम पीरियड का फॉर्मूला लगा दो, स्टेप नंबर 4। तो टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट डिस्प्लेसमेंट अपॉन में ए आर, तो 2 पाई अंडर रूट डिस्प्लेसमेंट है एक्स, ए आर की वैल्यू ए एक्स रो जी, मास ऊपर चला गया एम, एक्स एक्स कट गया, तो अंडर रूट में आ गया एम अपॉन में ए रो जी। ये आ गई टाइम पीरियड की वैल्यू। देखो टाइम पीरियड अंडर रूट में एम अपॉन ए रो जी बैठ गया आपका। अब देखो कौन सा ऑप्शन आपको यहाँ से करेक्ट लग रहा है। पहला, ये प्रोपोर्शनल है 1/रो के, 1/रो के प्रोपोर्शनल है ये टाइम पीरियड। लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत है कि टाइम पीरियड 1/रो के प्रोपोर्शनल तो है यहाँ से, पर ये तो एक कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ठीक है। हाँ, उसके हिसाब से एक तो ये पहला बैठ रहा है हमारा ऑप्शन टी प्रोपोर्शनल टू, नहीं पहला नहीं बैठेगा। पहला इसलिए नहीं बैठेगा क्योंकि इसमें अंडर रूट आ रहा है, ये यहाँ से टी प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट रो आता तो होता, तो पहला तो कट हो गया। दूसरा, टी प्रोपोर्शनल टू 1/√m, ये भी कट हो गया क्योंकि यहाँ से हमारा है टी प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट एम, तो ये भी कट हो गया। तीसरा है टी प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट रो, ये भी कट हो गया। फोर्थ ऑप्शन यहाँ से करेक्ट है क्योंकि टी प्रोपोर्शनल टू एरिया, देखो यहाँ एरिया आ रहा है नीचे, ये आ रहा है एरिया, तो एरिया जो आ रहा है यहाँ से कलर चेंज करके दिखाता हूँ आपको, ये एरिया आ रहा है देखो, और वो भी अंडर रूट में, तो टी प्रोपोर्शनल टू 1 में अंडर रूट ए, तो ऑप्शन डी हमारा बच्चों करेक्ट आ रहा है बिल्कुल, ठीक है। बिल्कुल आसान सा प्रॉब्लम था, आसानी से आप इसको इस तरीके के सवाल को कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन लिखा है मैंने आपके सामने, बढ़िया क्वेश्चन है अपने आप में, करके मज़ा आ जाएगा आपको। इसका सॉल्यूशन करते हैं। क्या बोला सर? एक पार्टिकल ऑफ मास m अटैच्ड 3 स्प्रिंग ए बी सी, ए बी सी देखो ये स्प्रिंग लगे हुए हैं, पहला स्प्रिंग ए बी सी डायग्राम में क्लियर है, और इक्वल फोर्स कांस्टेंट, सबका फोर्स कांस्टेंट k है। इफ पार्टिकल पुश्ड स्लाइटली अगेंस्ट द स्प्रिंग सी के अगेंस्ट इसको स्लाइटली, इसको सी के अगेंस्ट पुश करके इसको छोड़ दें तो इसका टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन निकालना है। देखो इसे किस तरफ पुश करना है, देखो ये बीच में जो एम मास का पार्टिकल है ये लिख देते हैं यहाँ, एम मास, ये है एम मास, एम मास, और इसको सी की तरफ पुश करके हमें छोड़ना है, सी की तरफ, तो अगेंस्ट, सी के अगेंस्ट, सी तो ये है और इसके अगेंस्ट पुश करके एक्स डिस्टेंस तक मान लो इसको छोड़ेंगे। तो पहला स्टेप तो यही है कि एक्स डिस्टेंस तक इसको पुश करें। तो इसको देखो यहाँ बनाता हूँ मैं, इसको अगर मैं यहाँ से एम मास बीच में है ये, और इसको इधर एक्स डिस्टेंस तक पुश करता हूँ, थोड़ा बड़ा बनाता हूँ, एक्स डिस्टेंस पुश करता हूँ, तो ये स्प्रिंग दबेगा, इधर वाला जो स्प्रिंग है ये ऐसे दब जाएगा, इस तरह से दब जाएगा, और बाकी के जब ये यहाँ आ जाएगा तो ये जो स्प्रिंग है दूसरे वाले बी और ए, ये थोड़े खिंच जाएंगे, ये इतना ज़्यादा नहीं हम करते, ये जो भी हम ऑसिलेशन लेते हैं वो बहुत बहुत छोटा डिस्टेंस लेते हैं, एक्स को जो है ना वो बहुत स्मॉल है, वेरी स्मॉल, ठीक है। स्मॉल ऑसिलेशन के लिए सारी कैलकुलेशन होती है ये। तो ठीक है, हमने इधर सी को तो दबा दिया, ये तो सी था, तो बी खिंच जाएगा, जब ये यहाँ आ जाएगा तो बी जो है ये थोड़ा खिंच जाएगा, ये वाला बी ये खिंच जाएगा बी, और ये जो आपका ए है ये भी थोड़ा सा खिंच जाएगा इधर से ए, जब ये यहाँ से यहाँ आ गया तो ये खिंच गया थोड़ा, तो बी में देखो खिंचाव आया तो बी वापस जाना चाहता है, ए में खिंचाव आया तो ए वापस जाना चाहता है, और सी को दबा दिया तो सी भी वापस जाना चाहता है। तो इस पे जो फोर्स लग रहा है टोटल, वो फोर्स 3 तरफ से लगेगा, ठीक है। अच्छा पहले तो ये निकालते हैं कि जब हम बी को सी को एक्स डिस्टेंस ऐसे खींचेंगे, मतलब सी की तरफ इसको एक्स को बढ़ाएंगे, तो बी में और ए में कितना खिंचाव आ रहा है, तो देखो ये एक्स है, ये वाला एक्स है डिस्टेंस, और ये 45 के एंगल पे है, तो बी कितना बढ़ेगा, बी इतना बढ़ेगा ये, अगर हम इसको देखें
और ए कितना बढ़ेगा, तो ए इतना बढ़ेगा आपका लेफ्ट साइड में। तो अगर ये एक्स है, ये 45 है, तो बी देखो बढ़ के यहाँ तक पहुँच चुका है। मैं डायग्राम को ज़रा दूसरे कलर से दिखाता हूँ। ये देखो, ये बी पहुँचा यहाँ तक, ये बी में खिंचाव है। देखो ये तो सी के अंदर, ये तो सी के अंदर एक्स डिस्टेंस आपने इसको दबा दिया। ये बी का खिंचाव है बी की डायरेक्शन में, और ये ए का खिंचाव है ए की डायरेक्शन में। देखो ये कितने होंगे, अगर ये एक्स है, ये 45 है, तो ये एक्स साइन 45 होगा, ठीक है, और ये एक्स कॉस 45 होगा। होगा कि नहीं? तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि बी में खिंचाव आ गया एक्स कॉस 45, मतलब एक्स अपॉन रूट 2 का, और ये एक्स साइन 45 एक्स अपॉन रूट 2 का। हम तीनों में ये कह सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि स्प्रिंग को जब कंप्रेस किया जाएगा, सी को कंप्रेस किया जाएगा बाई डिस्टेंस एक्स, तो ए में और बी में कितना एलोंगेशन आया? तो ए का एलोंगेशन है ये तो है एलोंगेशन, सॉरी बी एलोंगेशन इन बी, और ये ऊपर वाला जो राइट साइड में गया ये है एलोंगेशन इन ए में एलोंगेशन। और ये जो एक्स है, ये कौन सा, देखो ये वाला रेड वाला, ये एक्स है जो ये है कंप्रेशन, एक्स है कंप्रेशन इन सी के अंदर का कंप्रेशन है। तो अब सोचो, इन तीनों में फोर्स तो लगाएंगे अब तीनों। अब सी में तो कंप्रेशन आया, इसकी वजह से ये इधर रिवर्स फोर्स लगाएगा इधर की तरफ। सी के अंदर फोर्स आ जाएगा, मान लीजिए एफ सी, ये सी के अंदर का फोर्स आ गया ये स्प्रिंग के अंदर। अच्छा, बी जो है वो नीचे की तरफ खींचा था, तो वो वापस जाने की कोशिश करेगा, तो वो ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा एफ बी। और ए जो है वो लेफ्ट की तरफ खींचा था, तो वो राइट की तरफ जाने की कोशिश करेगा एफ ए से। तो इस ब्लॉक पे वापस जाने के लिए 3 फोर्स लगेंगे। ये तीनों फोर्स रीस्टोरिंग फोर्स है। तीनों फोर्स का जो सम होगा एफ आर रीस्टोरिंग फोर्स, वो इन तीनों वेक्टर का सम होगा, एफ ए का, एफ बी का और बच्चों एफ सी का। तीनों को इनको ऐड करके हम इसका टोटल फोर्स निकाल सकते हैं। तो इनको कैसे ऐड करेंगे, ये है कितने कितने। तो पहले एफ ए की बात करो, ए पर लगने वाला जो फोर्स है, तो ए पर लगने वाला फोर्स होता है के एक्स। के तीनों स्प्रिंग का के तो सेम है। एक्स डिस्टेंस देखो, ए में कितना एलोंगेशन आया था, ए में आया था एक्स अपॉन रूट 2, तो इनटू में एक्स अपॉन रूट 2। फिर निकाल लो एफ बी, बी के अंदर कितना फोर्स आ गया, या ये कह लो बी के अंदर कितना टेंशन आ गया, तो वो आ गया के एक्स। बी के अंदर देखो, बी के अंदर भी एलोंगेशन कितना आया था, एक्स अपॉन रूट 2, तो ये भी बन गया एक्स अपॉन रूट 2। और सी के अंदर फोर्स कितना आया है, तो सी के अंदर आया है के एक्स। तीनों को ले लिया हमने। तो इसका मतलब हमारे पास एक ब्लॉक पे 3 फोर्स लगे हैं। एक ब्लॉक पे फोर्स लगा है इधर की तरफ आपका के एक्स बटे रूट 2, एक फोर्स इधर लगा है के एक्स बटे रूट 2, और एक फोर्स इस डायरेक्शन में लगा है के एक्स। अब ध्यान से सोचो, तीनों को ऐड कर सकते हो। तो पहले के एक्स बटे रूट 2 ये है और के एक्स बटे रूट 2 ये है। इन दोनों को ऐड करेंगे, पहले इन दोनों को ऐड करेंगे, तो दो वेक्टर 90 डिग्री पे जब ऐड होते हैं और सेम वेक्टर है, इधर है के एक्स बटे रूट 2, इधर है के एक्स बटे रूट 2, तो इन दोनों का एडिशन बीच में आएगा, रिजल्टेंट आर। आर होता था अंडर रूट में पहले फोर्स का स्क्वायर, तो के एक्स अपॉन रूट 2 का स्क्वायर, और प्लस दूसरे फोर्स का स्क्वायर के एक्स बटे रूट 2 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करके आ गया आर इक्वल्स टू के एक्स अपॉन रूट 2, तो के स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन 2, के स्क्वायर अपॉन एक्स, तो के एक्स आ गया सीधा, ये आर की वैल्यू आ गई। ये इन दो का हुआ, कौन कौन से का, के एक्स अपॉन रूट 2, के एक्स अपॉन रूट 2 का।
और ये बीचों बीच आएगा 45 डिग्री पे, क्योंकि दोनों फोर्स बराबर है। देखो ये दोनों फोर्स बराबर है। अब 45 पे बीच में लगा हुआ है एक और फोर्स के एक्स, ये वाला के एक्स भी तो 45 पे लगा हुआ है। तो एक के एक्स तो इन दो को ऐड करके आया के एक्स, और एक के एक्स बीच में पहले से लगा हुआ है, और एक के एक्स आया है के एक्स अपॉन रूट टू और के एक्स अपॉन रूट टू को ऐड करके, तो 2 के एक्स हो गए। अब आप ऐसे कह सकते हो इस ब्लॉक पे एक के एक्स तो पहले से लगा हुआ है, और एक ये जो 2 थे इनकी जगह एक और के एक्स आ गया। तो अब इस ब्लॉक पे ये जो फोर्स लग रहा है ये कितना हो गया, के एक्स, और के एक्स को ऐड करके, दोनों एक ही डायरेक्शन में है तो ऐड करके टोटल हो गया इसकी डायरेक्शन में, इधर को मैं दिखा देता हूँ, ये टोटल हो गया बच्चों इधर की डायरेक्शन में 2kx। अब ये ही रीस्टोरिंग फोर्स है बच्चों Fr, ये इसको वापस लेके जाएगा, ये इसको इस ब्लॉक को m मास के ब्लॉक को वापस लेके जाएगा। तो कितने एक्सेलरेशन से ले जाएगा, AR। तो AR की वैल्यू अगर आपसे निकालने को कहे तो वो होती है फोर्स, रीस्टोरिंग फोर्स अपॉन में मास है। तो ये आ गया 2kx बटे में मास है। टाइम पीरियड लगा दो बस, फटाफट हो गया। टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट में x बटे में AR, अंडर रूट में x बटे में AR की वैल्यू 2kx, m ऊपर पहुंच जाएगा, x से x कट गया, तो आंसर आ गया टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई यहाँ पे भी था, और अंडर रूट में m बटे 2k। बढ़िया सवाल था, एकदम बढ़िया, जो आपको सोचने पे मजबूर करेगा कि हाँ हमें इस सवाल को कैसे लगाना है। ठीक बच्चों, तो आज हमने 5 प्रॉब्लम किए। मेरे ख्याल से आप लोगों को ये प्रॉब्लम सारे अच्छे लगे होंगे। अभी हमारा इसका लेक्चर ख़त्म नहीं हुआ है, इसमें अभी और भी प्रॉब्लम करेंगे हम, कम से कम 10-12 तो करेंगे ही, तब जाके ये टॉपिक मानेंगे। हाँ 10-12 से भी ज़्यादा भी करनी पड़ सकती हैं, क्योंकि टाइम पीरियड निकालने के लिए ये तो हो गया कि हमने ये स्टेप्स लगाए, कहीं कहीं पे वो सिस्टम नहीं देते, इक्वेशन दे देते हैं। तो ऐसी मिसलेनियस सी प्रॉब्लम जो होती है जिनमें अलग तरीके से टाइम पीरियड निकालने के लिए या दूसरे फॉर्मूले लगाने पड़ते हैं टाइम पीरियड निकाल, ऐसे भी सवाल हम करेंगे। ठीक है, तो लगे रहिए बस साथ साथ। ठीक है, चलते रहेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे, बढ़िया बढ़िया सवाल लेके मैं आपके पास आता रहूँगा। ओके बाय।